अगर एडमिन है व्हाट्सएप ग्रुप के, पिछली बार भी बहुत स्पष्ट किया गया था कि ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी है कि उनके ग्रुप में अगर कुछ ऐसा आ रहा है जो एकदम गलत है, एमसीसी के विरुद्ध है या फेक है, तो वो ये कह नहीं कर सकते कि किसी ने फॉरवर्ड कर दिया। यू हैव टू बी केयरफुल, यू आर द ग्रुप एडमिन। और इस बार इलेक्शन कमीशन जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और भी ज्यादा सतर्क है फेक न्यूज के मामले में, मिस इन्फॉर्मेशन के मामले में और एमसीसी के मामले में। तो मेरा आपसे उम्मीद रहेगी कि आप इसमें जो है एकदम नियमों के अनुसार कार्य करें। 28 मार्च 2024 थर्सडे को होगी। विड्रॉल करने का, कैंडिडेचर से विड्रॉल करने का आखिरी दिन 30 मार्च 2024 शनिवार है और 31 मार्च 2024 को फाइनलाइजेशन होगा कैंडिडेट्स का, सिंबल अलॉटमेंट होगा। निर्वाचन का दिनांक 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार का दिन है। मैं रिपीट कर रही हूँ, निर्वाचन का मतदान का दिनांक 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार का दिन है। इसमें पूरे जिले में, पूरे संसदीय क्षेत्र में एक साथ मतदान होगा। काउंटिंग का दिन 4 जून 2024 ट्यूसडे है और एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचरण संहिता समाप्त होने का दिन 6 जून 2024 थर्सडे। तो ये हमारा पूरा इलेक्शन का कैलेंडर, इलेक्शन का शेड्यूल हमारे संसदीय क्षेत्र 14 मंडला के लिए है। हमारा जो मंडला का संसदीय क्षेत्र है, सबसे पहले मैं उसके बारे में आप सबको जानकारी दे रही हूँ। हमारा संसदीय क्षेत्र 14 मंडला एक एसटी संसदीय क्षेत्र है। हमारे पास आठ असेंबली सेगमेंट्स हैं। मंडला के 3 असेंबली सेगमेंट्स हैं, 105 बिछिया, 106 निवास और 107 मंडला। डिंडोरी के 2, 103 शाहपुरा, 104 डिंडोरी। सिवनी के 2, 116 केवलारी और 117 लखनागांव और नरसिंहपुर का 118 गोटेगांव। ये 8 असेंबली सेगमेंट्स कुल हमारे संसदीय क्षेत्र में आते हैं। इन 8 असेंबली सेगमेंट्स के लिए हर जगह एक एआरओ वहां पर नियुक्त है। अगर मैं मतदान केंद्रों की बात करूं तो हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र में कुल 2614 मतदान केंद्र हैं। शाहपुरा में 336, डिंडोरी में 319, बिछिया में 304, निवास में 321, मंडला में 320, केवलारी में 353, लखनागांव में 407 और गोरेगांव में 254। इस तरह कुल 2614 मतदान केंद्रों पे एक साथ वोटिंग 19 अप्रैल 2024 को होगी। ये सभी जो हमारे मतदान केंद्र हैं, इन पर मिलाकर हमारे जो वोटर्स की संख्या है, इसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 10,48,096 है, 10,48,096 और महिला मतदाताओं की संख्या 10,48,930 है, 10,48,930। अन्य की संख्या 25 है। इस प्रकार से हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र में कुल 30,97,051 20,97,051 वोटर्स हैं। पूरे संसदीय क्षेत्र की हमारी जेंडर रेशो 1000.8 है, जिसमें से सबसे अधिक जो है वो निवास की 1034 जेंडर रेशो है और सबसे कम जेंडर रेशो गोटेगांव की 949 है। अगर हम संसदीय क्षेत्र में हमारे डिफरेंट प्रकार के वोटर्स की बात करें तो 18 से 19 आयु वर्ग के वोटर कुल 67,677 हमारे नए युवक वोटर्स हैं। 85 वर्ष से ऊपर के वोटर्स 8,617 है। पीडब्ल्यूडी मतदाता, पर्सन विद डिसेबिलिटी मतदाता पूरे संसदीय क्षेत्र में 26,859 है और सर्विस वोटर जो कि ईडीपीडीएस के माध्यम से वोट करते हैं, उनकी संख्या पूरे संसदीय क्षेत्र में 1441 है। ये हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन नियमावली का और निर्वाचन हमारे वोटर्स का एक संक्षिप्त विवरण है। जो हमारा इलेक्शन का कैलेंडर है, उसके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि नॉमिनेशंस की है। नॉमिनेशंस की प्रक्रिया पूरे संसदीय क्षेत्र के लिए मंडला में कलेक्टर न्यायालय कार्यालय में मंडला में होगी। 20 मार्च से प्राप्त होगी। केवल एक ही जगह पे नॉमिनेशंस प्राप्त किए जा रहे हैं, न्यायालय कलेक्टर कार्यालय मंडला में।
नॉमिनेशंस का संभावित समय 11 बजे से 3 बजे तक होगा। अभी ये रिटर्न में नहीं आया है, इसलिए मैं इसको संभावित बोल रही हूँ। अभी इलेक्शन के समय में बहुत प्रकार की अनुमतियां प्राप्त करने के लिए, जो अनुमतियां प्राप्त करने के लिए डिफरेंट कार्यालय रहेंगे, उनकी जानकारी भी मैं आपको दे रही हूँ। मंडला जिले के लिए संपूर्ण जिले में यदि एक ही समय पे कोई कार्यक्रम होना है तो इस बार न्यायालय अपर कलेक्टर कक्ष क्रमांक 19 से भी पूरे जिले के लिए एक साथ अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। तो तभी होगा अगर पूरे जिले में एक ही समय पे कार्यक्रम होना है। इसी प्रकार से सिवनी, नरसिंहपुर और डिंडोरी कलेक्टर भी अगर एक ही पूरे जिले में एक साथ कार्यक्रम होना है तो अपनी अपनी अनुमति दे सकेंगे। इसके अलावा हर अनुविभागीय अधिकारी हमारे संसदीय क्षेत्र का अपने आप में अनुमति देने के लिए स्वतंत्र है। जैसे कि अनुविभाग बिछिया के लिए अनुविभागीय अधिकारी बिछिया के कार्यालय का कक्ष क्रमांक 1 के अंदर से अनुमति प्राप्त की जा सकेगी। घुघरी में घुघरी एसडीएम अधिकारी के कक्ष क्रमांक 1, निवास में तहसील कार्यालय के कक्ष क्रमांक 2, मंडला में तहसील कार्यालय के कक्ष क्रमांक 1 और नैनपुर के लिए भी अनुविभागीय अधिकारी के कक्ष क्रमांक 2 से अनुमति प्राप्त की जा सकेगी। अगर पूरे संसदीय क्षेत्र में एक ही समय पे एक कार्यक्रम कोई होना है तो उसकी अनुमति भी कलेक्टर कार्यालय मंडला से प्राप्त की जा सकेगी। इसके अलावा सभी जगह पे है एसडीएम की अनुमति देंगे। जैसे ही आज मैं आपसे बात कर रही हूँ उसी समय एनसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है और इसी के साथ हमने पूरे जिले की सीमा के अंतर्गत धारा 144 का आदेश पारित कर दिया है। धारा 144 का विस्तृत आदेश आप सभी की उपलब्धि के लिए आपको पीआरओ के माध्यम से दे दिया जाएगा, बट उसके कुछ जो प्रमुख बिंदु है मैं उसका आपके सामने अभी बात करने जा रही हूँ। सबसे प्रमुख बिंदु है कि जैसे ही धारा 144 आज पूरे जिले में लागू हो रहा है, कोई भी सभा, रैली, कोई भी कार्यक्रम, जुलूस बिना अनुमति के नहीं कर सकेंगे। ये अनुमति पूर्व में प्राप्त करनी होगी। अनुमति कहां से प्राप्त की जा सकेगी, इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। बिना अनुमति के यदि कोई भी रैली, जुलूस, राजनीतिक कार्यक्रम होगा तो संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति पे लगे हुए हैं तो उनको हटाया जाएगा। इसके पश्चात शासकीय और सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक पोस्टर, फ्लैक्स, बैनर नहीं लगाया जा सकता, किंतु किसी भी प्राइवेट संपत्ति पर उस व्यक्ति की सहमति के साथ प्रचार प्रसार की सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। अगर शासकीय संपत्ति पर लगाया जाएगा तो फिर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण चीज जो इन इफेक्ट आ जाती है वो है हमारा मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4, 5, 6, 7 और ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 की अंतर्गत 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के यूज करने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र परमिशन के साथ भी उपयोग किया जाता है तो केवल वह 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक किसी प्रकार के भी लाउड स्पीकर, डीजे की अनुमति नहीं होगी और अगर वो यूज किया जाएगा तो उसके संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3) ख के अंतर्गत पूरे जिले के अंतर्गत जितने हमारे शस्त्र हैं, लाइसेंसधारी जो शस्त्र हैं, वो डिपॉजिट किए जाएंगे। सिर्फ वो श्रेणियां जो एग्जेम्प्टेड है वो अनुमति के साथ अपनी एग्जेम्प्टेड शस्त्र को अपने पास रख सकेंगे। बाकी सबको अपने शस्त्र थाने में डिपॉजिट करवाने होंगे और कोई भी व्यक्ति पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वेपन्स नहीं कर सकेगा। जिसको अलाउड भी है वो अपना शस्त्र पब्लिक डिस्प्ले में नहीं करेगा। कोई भी जो इस धारा का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध आयुध अधिनियम की 1959 की धारा 17(3) ख के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जो फ्लेक्स, बैनर या कोई भी प्रिंटेड सामग्री यूज होगी उसपे प्रकाशक और मुद्रक का नाम लिखना बहुत जरूरी होगा। यदि इस धारा का उल्लंघन किया जाता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127A के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसमें जितनी जिम्मेदारी संबंधित राजनीतिक व्यक्ति की है उतनी ही जिम्मेदारी मुद्रक एवं प्रकाशक की भी है कि उनके पास कोई भी राजनीतिक सामग्री अगर प्रिंट करने के लिए आ रही है उनको ये मेक श्योर करना है कि मुद्रक और प्रकाशक का नाम
उस सामग्री के ऊपर जरूर लिखा जाए और उसकी एक कॉपी निर्वाचन कार्यालय में भी जमा की जाए। आज से ही जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत समस्त प्रकार के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, राजनीतिक एडवर्टाइजमेंट, उनका प्री सर्टिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। प्री सर्टिफिकेशन के लिए हमारी एमसी की टीम जिला पंचायत कार्यालय पे बैठेगी, जिसको राजस्व की तरफ से जॉइंट कलेक्टर अरविंद और साथ में हमारे पीआरओ और साथ में हमारे अन्य अधिकारी हेड करेंगे। इस एमसी टीम के दो कार्य होंगे। एक, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का राजनीतिक किस्म का एडवर्टाइजमेंट बिना प्री सर्टिफिकेशन के अगर जारी होगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगर कोई भी ऐसी हमें जानकारी एमसी टीम के माध्यम से लगती है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट जिसमें एमसीसी का उल्लंघन किया जा रहा है, अर्थात कहीं पे भी धर्म की बात की जा रही है, जाति की बात की जा रही है, देश के डिफेंस सिस्टम की बात की जा रही है, जुडिशरी की बात की जा रही है, या किसी के बहुत ही निजी व्यक्ति के जीवन के बारे में टिप्पणी की जा रही है, तो उसके अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई जो संबंधित राजनीतिक व्यक्ति के साथ साथ संबंधित मीडिया कर्मी पर भी हो सकती है, इसके लिए सब सचेत रहे। फेक न्यूज के माध्यम से जो फेक न्यूज स्प्रेड की जाती है, इसके बारे में आप सबने अगर इस बार इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। फेक न्यूज का अगर कहीं भी आता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई धारा 188 में की जाएगी। साथ में आईटी एक्ट की धारा 66 के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ आज हमारी एफएसटी फ्लाइंग स्क्वाड टीम और एसएसटी स्टैटिक सर्विलेंस टीम एक्टिवेट हो गई है, जो हमारे एक्सपेंडिचर की मॉनिटरिंग करेंगे। जहां पे भी हमारे कुछ ऐसी राशि मिलेगी या ऐसी सामग्री मिलेगी जो इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए मसल मनी पावर का यूज किया जा रहा है, तो उसके संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी। सभी से आपके माध्यम से ये भी आग्रह किया जाता है कि इस समय कैश ट्रांजैक्शन की अनुमति केवल 50,000 तक की है। कैश ट्रांजैक्शन इन द सेंस कि कैश लेकर जाने की अनुमति 50,000 तक की है। किसी भी गाड़ी में अगर 50,000 से ऊपर का कैश मिलता है तो वो प्रथम दृष्टया संदिग्ध श्रेणी में आ जाता है, इसलिए बैंक को इसकी छूट है विद कमीशन। बाकी लोगों से भी आग्रह रहेगा कि इस समय पे अगर उनको कैश लेकर जाना है तो 50,000 से कम का लेकर जाए। लेकिन फिर भी अगर किसी की कोई जब्ती होती है तो उसके पास अपील करने का भी प्रावधान है। जब्ती के विरुद्ध, किसी भी प्रकार की जब्ती के विरुद्ध जो अपील है वो डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी, जिसमें कि सीओ जिला पंचायत, हमारे एक्सपेंडिचर के नोडल और ट्रेजरी ऑफिसर है, उनके पास अपील करने का भी प्रावधान रहेगा। इसके साथ साथ हमने एक शिकायत प्रकोष्ठ का जिला स्तर पर और अनुविभाग स्तर पर गठन किया है। कोई भी शिकायत होगी, मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि कोशिश करें कि बहुत सारे माध्यम है शिकायत दर्ज करवाने के। पहला माध्यम है सी विजिल, दूसरा माध्यम है 1950 की हेल्पलाइन, तीसरा माध्यम है एनजीआरएस, चौथा माध्यम है हमारा वेब पोर्टल। इनके माध्यम से अगर शिकायत दर्ज करवाएंगे तो वो ज्यादा हम उस पर बेहतर से कार्रवाई कर सकेंगे। ये भी नहीं होता है तो लिखित में दें। व्हाट्सएप पर दी गई शिकायतें, मौखिक दी गई शिकायतें यद्यपि हम उनको संज्ञान में ले सकते हैं, पर वो किसी भी तरह फॉर्मल शिकायतों की श्रेणी में नहीं आएगा। तो किसी की कोई भी शिकायत है तो उसको फॉर्मली रिटर्न में या 4 माध्यम के से दें। हमारा जो शिकायत प्रकोष्ठ है उसके नोडल भी जॉइंट कलेक्टर अरविंद सिंह रहेंगे, तो किसी की कोई शिकायत है तो इसके हमारे माध्यम से कर सकते हैं। हर अनुविभाग पर भी शिकायत दर्ज करवाने के लिए प्रकोष्ठ किया गया है, रिटर्न कंप्लेंट को ही हम दे देंगे। ऐसे ही सभी मीडिया के बंधुओं से भी मेरा आग्रह रहेगा कि जो नियम है, हम पहली अपेक्षा यही करते हैं कि आप हमारे सहयोगात्मक दृष्टि से नियमों का पालन करते हुए कार्य करें। परंतु यदि कहीं वही नहीं होता है, पिछली बार भी हमें 1-2 कठोर निर्णय भी लेने पड़े, पर वो लेने जरूरी भी होते हैं। तो इस बार भी हमारा स्टैंड यही रहेगा कि हम फेक न्यूज के मामले में हम बहुत इनटॉलरेबल रहने वाले हैं। आप सबसे अपेक्षा रहेगी कि आप मीडिया के होने के साथ साथ गणमान्य नागरिक भी हैं। लोग तो यही ऐसे ही समझते हैं कि आप लोग गणमान्य नागरिक हैं, तो आपसे एक डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप जो चीज पब्लिश कर रहे हैं उसको 1000 लोग या मे बी 500-1500 लोग वॉच कर रहे हैं, तो आपके ऊपर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज मेक श्योर कि आप कोई भी न्यूज तुरंत फॉरवर्ड करने से पहले एक बार उसकी सत्यता की जांच कर लें। डाउट आ रहा है, हमसे पूछ लीजिए कि सत्य है या नहीं है, क्योंकि जब आप उसको
फॉरवर्ड करते जाएंगे, एंड में अगर वो बहुत ही भयंकर प्रकार की फेक न्यूज निकलती है तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा कि मैंने तो सिर्फ फॉरवर्ड करी। इसी तरह आप जिन ग्रुप्स के अगर एडमिन है व्हाट्सएप ग्रुप के, पिछली बार भी बहुत स्पष्ट किया गया था कि ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी है कि उनके ग्रुप में अगर कुछ ऐसा आ रहा है जो एकदम गलत है, एनसीसी के विरुद्ध है या फेक है, तो वो ये प्रोटेक्ट नहीं कर सकते कि किसी ने फॉरवर्ड कर दिया। यू हैव टू बी केयरफुल, यू आर द ग्रुप एडमिन। और इस बार इलेक्शन कमीशन जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और भी ज्यादा सतर्क है फेक न्यूज के मामले में, मिस इन्फॉर्मेशन के मामले में और एनसीसी के मामले में। तो मेरा आपसे उम्मीद रहेगी कि आप इसमें जो है एकदम नियमों के अनुसार कार्य करेंगे। मेरी तरफ से इतना ही है। अब मैं चाहूंगी कि एसपी साहब आपसे मैम ने जैसे बताया है तो चुनाव को सुरक्षित माहौल में रखने की और लोगों को निश्चित रखने के लिए जिला बल, स्टेट आर्म फोर्सेस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो आती है, होमगार्ड्स आते हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स जो बनाते हैं, इस तरह से लगभग 1500 से 2000 कवच जो भी उपलब्ध करवाया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा। उसका उपयोग करते हुए हम जो पुलिस की टीम है, एसएसपीज, एफएसपीज और 15 नाके जो कि अंतर जिला है और अंतर राज्य के छत्तीसगढ़ के साथ, वहाँ पे 24 घंटे हमारा पुलिस का चेकिंग जैसा विधानसभा चुनाव में हुआ था वो इस वर्ष भी रहेगा। और इसके अलावा मतदान केंद्रों को कहाँ पर स्थित है और अन्य जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए सामान्य और संवेदनशील लगाया गया है। और जैसे पूर्व में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त बल उपलब्ध करवाया गया था, इस वर्ष भी करवाया जाएगा। पिछली बार बहुत अच्छी सर्चिंग और लोकल सपोर्ट के बाद कोई भी घटना किसी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में प्रदेश नहीं हुई है। हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि इस बार भी शांतिपूर्ण मतदान हो। यही सब बिंदु है। और जैसा आपको बताया गया, जैसे निर्देश दिए गए हैं, और पूर्व में पिछले चुनाव में लगभग 12 एफआईआर हुई थी। लोगों को बार बार बताने के पश्चात भी समझाया जाए तो हमारा पहले प्रयास रहता है, लेकिन जब लोग नहीं मानते तो लीगल कानून है, जो प्रावधान है, अलग अलग एक्ट है, उसमें कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अधिनियम में पिछले 1 महीने के अंदर 5 डीजे वाले डीजे जब्त किए गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसी तरह से कार्रवाई लगातार चल रही है। आप लोगों के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर, ये बॉर्डर पर जो चौकी बनी थी लास्ट टाइम महाराष्ट्र एंट्री पे भैया के पास, कैश पेमेंट हर के पास रहता नहीं है, तो ये चालान के लिए कैश के लिए फोर्स करते हैं। चालान कर दिया ठीक है, सर कोई इशू नहीं। और ऐसा कुछ घटना होगी चालान तो जो पीओएस मशीन होती है आजकल जिस मशीन से होता है उसमें बारकोडिंग का ऑप्शन रहता है, एटीएम या क्रेडिट डेबिट कार्ड का ऑप्शन रहता है और कैश का भी ऑप्शन रहता है। हम लोगों का भी प्रयास ये रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा उसको ऑनलाइन ट्रांसफर करके उसमें वापस कैश करने में ऑप्शन ना देना पड़े। जो लोग पहले कर चुके हैं कि पिछले समय में हमने नई पीओएस मशीन सभी जगहों पर दी है, तो वो सब उपलब्ध नहीं। जो भी चालान होंगे वैधानिक उसका पेमेंट ऑनलाइन है। पिछले विधानसभा चुनाव में कितना कैश पकड़ाया था और कितना उसका क्या हो गया? इसमें अलग अलग चीजों में जो रेट्स में पकड़ा था, हमने लगभग 10 लाख के आसपास कैश पकड़ा था, और इसके अलावा लगभग 50 लाख की जूलरी पकड़ी गई थी विचारानी क्षेत्र में। और इस तरह से शराब और अन्य चीजें जो चुनावी गतिविधियों में उपयोग की गई है। पिछले चुनाव में 10 लाख हुआ था और हमने इस चुनाव में 1.25 करोड़ का सामान जब्त किया गया था। उसमें अलग अलग लोगों ने जब अपने जिला पंचायत के पास में जो समक्ष प्रस्तुत किया, उसमें से कुछ गलती छूटी है, लेकिन उसके पश्चात भी कुछ जो किसी ऑफिस से ही पता चल सकी जानकारी। लेकिन इसमें लगभग 30% चीजें छूटी थी और 70% चीजें अभी भी जब्त हुई हैं, उनकी सुनवाई चल रही है, या फिर हमने इनकम टैक्स को या जीएसटी को सपोर्ट कर नक्सल प्रभावित कितने बताते हैं? ये सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन एक क्षेत्र विशेष है जो कि छत्तीसगढ़ बालाघाट के बॉर्डर क्षेत्र में है, तो वो हमने चिन्हित किए और जैसे पूर्व में एक्स्ट्रा बल लगाया गया था और स्थानीय लोगों की मदद ली गई, वो इस बार भी किया जाएगा। आप लोग जानबूझ के ऐसे पूछते हैं, सबको सब पता रहता है। हम भी स्मार्ट हैं। हम दिव्यांगों को लेकर पिछली बार भी लास्ट टाइम कुछ वोट नहीं कर पाए थे। दिव्यांग उनके लिए घर में पैसे की नहीं, ये बिल्कुल आप एक कॉन्सेप्ट को समझ नहीं रहे। एक फॉर्म 12D दिया जाता है। फॉर्म 12D में प्लीज अंडरस्टैंड कि होम वोटिंग इज नॉट यूनिवर्सल फॉर पीडब्ल्यूडी एट 85+। पहली बार तो इस बार ये एक बड़ा चेंज है कि अब 80+ नहीं 85+ है। और दूसरा पीडब्ल्यूडी, आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। जो इलेक्टोरल रोल में पीडब्ल्यूडी हाथिंग होती है वो कोई भी व्यक्ति अपनी हाथिंग कर सकते हैं। आज मान लीजिए कोई महिला अभी सिर्फ एक्सीडेंट हुआ था और वो चलने में असमर्थ है, वो अपने आप को पीडब्ल्यूडी मार्क कर सकती है। लेकिन होम वोटिंग के लिए केवल वो पीडब्ल्यूडी एलिजिबल होंगे एक जो पहली बार 12D में ये ऑप्शन टिक करेंगे कि हमको
घर से ही वोटिंग करनी है। जो पिछली बार एक केस आया था मंडला का, यद्यपि उसमें दिव्यांगता थी, वृद्ध थे, लेकिन उन्होंने सर्टिफिकेट में बहुत क्लियरली टिक किया था कि मैं मतदान के लिए। अब उस समय आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे पता नहीं था, वे साक्षर नहीं थे। ये सब चीजें नियम दायरे कानून के बाहर थे। आप साक्षर नहीं थे, ये नियम के आड़े नहीं आ सकता है। तो पहली चीज है, फॉर्म 12T में उनको बहुत क्लियरली ये देना होगा कि हम घर पे ही वोटिंग करवाना चाहते हैं। उसके साथ साथ उनको अपना PWD का 40% अबव डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट देना ही होगा। अगर वो ये बोलेंगे कि नहीं हमारी डिसेबिलिटी 30% है, हमारे पास अभी सर्टिफिकेट है नहीं, हमारे पास इसकी फोटोकॉपी नहीं है, आप व्हाट्सएप पर ले जाए, ये सब चीजें मान्य नहीं की जा सकती है। इसके लिए हम इस बार भी, और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अधिकांश लोगों ने इसलिए